सो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद निक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 12th हिस्ट्री की बुक का 4th चैप्टर, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। दोस्तों, इस चैप्टर का आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3rd। इससे पहले हम सेकेंड पार्ट इसका पढ़ चुके हैं। मैं इससे पहले इस चैप्टर के 2 पार्ट मैंने आपके लिए बना दिए थे और ये दोस्तों ये 3rd पार्ट है इस चैप्टर का। और इस पार्ट में दोस्तों ये कंप्लीट चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मेरी न्यू ईयर की पहली 2023 की पहली वीडियो है। शुरुआत के 2-3 दिन शेड्यूल मेरा थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से कोई वीडियो बनाने का ज़्यादा टाइम मिला नहीं। लेकिन आज जो है दोस्तों, हम इस 3rd पार्ट में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक का देखना है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिखते हैं उन्हें आपने नोट कर लेना है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला हमारा टॉपिक है स्तूप। अब जानते हैं दोस्तों स्तूप के बारे में। इससे पहले वाले टॉपिकों में दोस्तों हमने पहले पार्ट 1 में जाना था जैन धर्म के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में, और पार्ट 2 में हमने जाना था महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। और आज के पार्ट 3rd में हम जानेंगे स्तूपों के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों, स्तूप जो है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। ठीक है। प्राचीन टाइम में स्तूप के लिए अर्थ था किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का जो विकास हुआ था दोस्तों, एक मिट्टी के ऐसे चबूतरे से, ऐसा माना जाता है कि एक मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ होगा जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। यानी बेसिकली दोस्तों, ये जो स्तूपों का निर्माण किया जाता होगा, ऐसा माना जाता है इतिहास में कि जो मृतक होते थे उनकी चिता के ऊपर या फिर उनकी जो अस्थियां होती थी, उनको रखने के लिए जो चुना गया स्थान होता था, उसके ऊपर दोस्तों ये स्तूप बनाए जाते थे, ऐसा माना जाता था अपने इतिहास में। और गौतम बुद्ध के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं, उनका जन्म, संबोधि या धर्मचक्र परिवर्तन या निर्वाण से संबंधित स्थान पर भी जो है दोस्तों स्तूपों का निर्माण किया गया है। यानी कि आप एक हिसाब से मान सकते हैं दोस्तों कि जो स्तूप होते थे वो एक टाइप से मंदिर टाइप के होते थे। बौद्ध धर्म में मतलब स्तूपों को जो है बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और बौद्ध धर्म में जो भी पवित्र स्थल माने जाते थे, जो कि भगवान महात्मा बुद्ध से जुड़े थे, तो उन स्थलों पर दोस्तों स्तूपों का निर्माण किया गया था। ठीक है। तो ये था स्तूप के बारे में कुछ बेसिक डिटेल। अब बढ़ते हैं चैप्टर में। तो दोस्तों, ये है स्तूप। स्तूप कुछ इस टाइप का होता है, देख सकते हैं आप दोस्तों। ये वाला जो स्तूप है, ये सांची का स्तूप है, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस तरीके के जो है दोस्तों स्तूप मौजूद होते थे प्राचीन टाइम पे। अब जो है हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा सांची का स्तूप। अब जानते हैं दोस्तों सांची के स्तूप के बारे में। सांची का जो स्तूप है दोस्तों, ये भोपाल में एक जगह का नाम है, सांची। ठीक है। तो सांची का जो स्तूप है वो भोपाल में स्थित है और भोपाल दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। सांची में एक प्राचीन स्तूप है और ये जो स्तूप है दोस्तों सांची का, ये काफी ज्यादा पॉपुलर था वो प्राचीन टाइम में और अपनी सुंदरता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। सांची का दोस्तों जो अपना महान स्तूप है, इसका जो निर्माण है वो सम्राट अशोक द्वारा किया गया था, ऐसा माना जाता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी, तो दोस्तों इसके काल की, जब ये सांची के स्तूप का निर्माण किया गया, तो दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण कार्य लगभग 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ था। ठीक है। तो उस टाइम से दोस्तों सम्राट अशोक द्वारा सांची के स्तूप का कार्य शुरू किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर को बात करते हैं हम सांची के स्तूप के संरक्षण के बारे में। यानी कि सांची का स्तूप इतने प्राचीन टाइम से आज तक का बचा कैसे रहा, इसका संरक्षण किसने करा, इसकी सुरक्षा किसने करी, उसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों सांची की जो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, 19वीं सदी में क्या हुआ दोस्तों, यूरोपीय और फ्रांसीसियों की जो नजर थी वो सांची की कलाकृतियों पर थी। यहाँ की जो सांची की कलाकृति थी वो अपने आप में बहुत ज्यादा अनूठी थी। इस कारण से दोस्तों जो यूरोपी थे और जो फ्रांसीसी थे, उनकी रुचि जो है दोस्तों विकसित होने लगी सांची की कलाकृतियों के प्रति। तो उस टाइम पे दोस्तों भोपाल की बेगमों ने स्तूप का संरक्षण में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि सांची के स्तूप के संरक्षण में क्या कहते हैं, जो भोपाल की बेगमें थी, उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उन बेगमों में शामिल थी दोस्तों शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। इनने दोस्तों सांची के स्तूप को संरक्षण दिया, उसकी सुरक्षा की। इन्होंने क्या करा इन बेगमों ने, इन्होंने सांची के रखरखाव के लिए धन अनुदान दिए। यानी कि इन्होंने सांची
के स्तूप की सुरक्षा के लिए उस टाइम पे धन अनुदान दिए, और इन्होंने संग्रहालय बनाए के लिए भी वहाँ दान दिया। इसके अलावा जो जॉन मार्शल थे इतिहासकार, जो भी वो पुस्तकें उन्होंने लिखी, उनके प्रकाशन में जो भी खर्च हुआ, उसके लिए भी दोस्तों इन भोपाल की बेगमों ने दान दिया। दोस्तों कई बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि भोपाल की बेगमों, सांची के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताए, इन पॉइंट्स को आप एग्जाम में इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। इसके अलावा सांची के स्तूप के बारे में तो क्वेश्चन बनता ही है, तो इसको भी जरूर ध्यान से देखिएगा। अब हमारा दोस्तों टॉपिक है यज्ञ और विवाद, यानी कि प्राचीन टाइम के यज्ञ कैसे होते थे और विवाद विवाद के क्या क्या मुद्दे होते थे। दोस्तों वैदिक परंपरा की जो जानकारी है हमें ऋग्वेद से मिलती है, क्योंकि ऋग्वेद जो है दोस्तों हमारा सबसे प्राचीन वेद है। इसके अलावा ऋग्वेद में के अंदर दोस्तों हमारे अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की को पूजा जाता है। यज्ञ के समय लोग मवेशी या बेटे या स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे प्राचीन टाइम पे। शुरू शुरू में दोस्तों जो यज्ञ होते थे सामूहिक रूप से किए जाते थे, यानी कि यज्ञ एक ऐसी चीज होती थी जिसे पूरा समूह मिलकर करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये परंपरा बदली और बाद में जो घर के मालिक होते थे वो खुद अपने लिए पर्सनल यज्ञ करवाने लगे। ठीक है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ यज्ञ जो है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। यज्ञों में सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम जो है इनका ही आता है दोस्तों, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ। और इन यज्ञों को दोस्तों जो है राजा और सरदार द्वारा करवाया जाता था प्राचीन टाइम पे। इसके अलावा दोस्तों अब हमारा टॉपिक वाद विवाद और बहुत चर्चाएं। अगर बात की जाए दोस्तों महावीर और महात्मा बुद्ध की, तो इन दोनों ने दोस्तों यज्ञ पर सवाल उठाए। इन्होंने प्रश्न पूछे कि यज्ञ करने से क्या क्या यज्ञ करने से जीवन में शांति आती है, या फिर यज्ञ करने से कोई चमत्कार होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है दोस्तों प्राचीन टाइम में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध द्वारा पूछे गए थे। शिक्षक जो है दोस्तों, शिक्षक का कार्य होता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर ज्ञान दर्शन से विश्व को जागरूक बनाना। ठीक है। शिक्षक जो है दोस्तों सामान्य लोगों में तर्क वितर्क करते थे, यानी कि वाद विवाद जो है दोस्तों, डिबेट जो होती है आजकल पॉलिटिक्स में या कहीं भी देखते हैं, जिस टाइप की डिबेट है उस टाइप की डिबेट होती थी प्राचीन टाइम में। तर्क वितर्क कहते हैं जिसे हम, जिसमें शिक्षक जो है दोस्तों किसी क्वेश्चन के ऊपर अपनी अपनी राय देते थे और तर्क वितर्क उनके बीच में होता रहता था। और चर्चाएं होती थी दोस्तों इनकी झोपड़ी उपवनों में, या तो चर्चाओं के स्थान होते थे या तो झोपड़ी या उपवन। ठीक है दोस्तों। ऐसे उपवनों में घुमक्कड़ मनीषी रहते थे, ठहरते थे, यानी कि दोस्तों ऐसे जो उपवन होते थे, यहाँ घुमक्कड़ मनीषी का अर्थ है दोस्तों, मनीषी का अर्थ है दोस्तों विद्वान लोग। ठीक है। तो ऐसे उपवनों में जो है दोस्तों विद्वान लोग ठहरते थे उस टाइम पे। इन शिक्षकों के अनुयायी बनते चले गए और बाद में क्या हुआ दोस्तों, ये जो शिक्षक हैं इनके अलग अलग अनुयायी बनते चले गए। यानी अनुयायी का मतलब है दोस्तों शिष्य, आप एक हिसाब से शिष्य ही कह सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से इस तरह से उस टाइम पे वाद विवाद और चर्चाएं होती थी। अब बढ़ते हैं आगे। फिर हमारा टॉपिक दोस्तों स्तूप की संरचना। आगे हमने पढ़ा सांची के स्तूप के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों जो स्तूप है उसकी संरचना कैसी होती है, यानी कि ऐसा आकार होता है उसका। ठीक है। अगर बात की जाए दोस्तों स्तूप की, तो स्तूप जो है दोस्तों, स्तूप शब्द जो है दोस्तों संस्कृत भाषा के शब्द से निकला है। संस्कृत भाषा में मतलब स्तूप को टीला कहा जाता है। ठीक है। स्तूप का जन्म जो है दोस्तों एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है, यानी कि मिट्टी के टीले से जो गोलार्ध टाइप का था। और यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। इसे बाद में जो है दोस्तों अंड कहा गया, और धीरे धीरे इसकी जो बनावट है उसमें बदलाव होने लगा स्तूप की संरचना में। और जो दोस्तों जिसे हम अंड कहते थे, इसके ऊपर एक हर्मिका होती थी। ठीक है। इसके ऊपर एक हर्मिका होती थी और एक छज्जे जैसा ढांचा जिसे देवताओं का घर समझा जाता था। हर्मिका से दोस्तों एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहा जाता था। ठीक है। और इस यष्टि पर दोस्तों एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका भी होती थी और तोरण द्वार स्तूपों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यहाँ पर तोरण द्वारों के बारे में बताया गया है, जो जिसके पीछे बहुत से प्राचीन टाइम में यूरोपी और फ्रांसीसी लोग इन तोरण द्वारों को दोस्तों हमारे भारत से ले भी गए। और ये तोरण द्वार उस टाइम पे काफी ज्यादा प्रमुख थे, क्योंकि इनमें दोस्तों हमें अलग अलग प्रकार की कलाकृति देखने को मिलती थी। ठीक है।
उपासक जो है दोस्तों पूरी तोरणद्वार से प्रवेश करके स्तूप की परिक्रमा करते थे। यानी कि दोस्तों उपासक जो है दोस्तों जो पूजा करने आते थे, वो क्या करते थे, पूरी तोरणद्वार से प्रवेश करके स्तूप की परिक्रमा करते थे, उसके चक्कर काटते थे यानी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों एक संरचना है स्तूप की, जो पहले गोलार्ध में थी, फिर धीरे धीरे करके उसमें अलग अलग परिवर्तन हुए समय अनुसार और वो अलग अलग ढांचे में परिवर्तित होने लगा। ठीक है, अब है दोस्तों हमारा टॉपिक स्तूप कैसे बनाए गए, यानी कि इन स्तूपों का निर्माण कैसे किया गया। अगर बात की जाए दोस्तों स्तूपों की, तो स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर लिखे अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दान का पता चलता है। यानी कि दोस्तों स्तूपों को एक रीजन जो है, स्तूपों को दोस्तों दान के द्वारा बनाया गया था, ऐसा माना जाता है। क्योंकि दोस्तों हमें अभिलेखों में विवरण मिलते हैं दानों के, ये स्तूपों में, जिससे पता चलता है कि स्तूपों को दान के द्वारा बनाया गया होगा। ठीक है, और कुछ दान जो है दोस्तों राजाओं द्वारा दिए गए थे, और इन राजाओं में शामिल है दोस्तों हमारे सातवाहन शासक। ठीक है, और सांची के तोरण द्वार का एक हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। यानी कि दोस्तों जो सांची के तोरण द्वार है, उसमें शिल्पकारों के दान का भी विवरण हमें मिलता है, और भी कई जो सैकड़ों महिलाएं हैं और पुरुष हैं, उनके दान का विवरण भी हमें मिलता है। यानी कि सामान्य जनता भी शायद दान किया करती होगी उस टाइम पे स्तूपों के लिए। ठीक है, कभी कभी वे अपने गांव या शहर या अपने पेशे के बारे में भी बताते थे। यानी कि ये दोस्तों ये लोग क्या करते थे, दान देने वाले, ये तो बेसिकली अपना नाम ही बताते थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते थे जो कि अपने नाम के साथ साथ गांव या शहर जहाँ के निवासी होते थे, और अपने जो पेशे हैं, पेशे यानी कि जो उनका रोजगार है, उसके बारे में भी बताते थे, जो वो कार्य करते थे। ठीक है, इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिए थे। और स्तूपों को बनाने के लिए दोस्तों जो भिक्षु होते थे और जो भिक्षुणियां होती थी, उन्होंने भी दोस्तों दान दिए थे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों उस टाइम पे शासक से लेके भिक्षुओं और सामान्य लोगों ने भी उस टाइम पे दोस्तों स्तूपों को बनाने के लिए दान दिए थे। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा अमरावती का स्तूप। दोस्तों अमरावती का स्तूप जो है काफी ज्यादा पॉपुलर है। सांची तो जो है दोस्तों, सांची का स्तूप जो है वो तो अभी भी बच गया बहुत। जो भोपाल की बेगम थी, उनके संरक्षण की वजह से वो बच गया। लेकिन अमरावती का जो स्तूप है दोस्तों नष्ट हो गया बहुत ज्यादा मात्रा में। ये काफी ज्यादा फेमस स्तूप था। इस स्तूप के अवशेषों के रूप में हमें मूर्तियां, पत्थर मिले, जो कि बाद में अलग अलग जगह चले गए। और ये जो हमें मूर्तियां और पत्थर मिले, वो मिले हमें बंगाल से, मद्रास से और लंदन से। लंदन से इसलिए मिले क्योंकि दोस्तों अंग्रेज जो है यहाँ की कलाकृति को अपने देश लंदन इंग्लैंड ले गए, इसलिए हमें ये जो अमरावती के स्तूप की कलाकृतियां हैं वो लंदन में भी मिली। अंग्रेज अफसरों के बागानों में अमरावती की मूर्तियां भी पाई गई हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पर एक इमेज में अमरावती का स्तूप, जो कि अब बहुत ज्यादा नष्ट हो चुका है। पहले ये बहुत भव्य हुआ करता था ऐसा माना जाता है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर यहाँ की जो मूर्तियां हैं, पत्थर हैं और जो कलाकृति के सामान थे, वो सारे अलग अलग स्थानों पर ले जाए गए, जिस कारण से दोस्तों ये अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट। अब बात करते हैं दोस्तों अमरावती का स्तूप कैसे नष्ट हुआ, इसके बारे में। तो दोस्तों अगर बात की जाए अमरावती के स्तूप की, तो अमरावती का स्तूप सांची की तरह सुंदर था। लेकिन अमरावती का जो स्तूप था दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में स्थित था। और 1850 में आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। ठीक है, और जब इन्होंने 1850 में यात्रा की अमरावती की, तो उन्होंने वहां जाकर देखा अमरावती में, उन्हें दोस्तों पत्थर और मूर्तियां जमा की और उन्हें मद्रास ले गए। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने अमरावती पहुंचकर वहां की पत्थर और मूर्तियों को जमा करा और अपने साथ उसे मद्रास वो ले गए। उन्होंने बताया कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे शानदार स्तूप था। यानी कि ये जो कमिश्नर हैं, इन्होंने ऐसा कहा कि जो अमरावती का स्तूप है वो सांची के स्तूप से भी बेहतर था और बौद्धों का सबसे शानदार स्तूप था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1853 के आसपास दोस्तों अमरावती के पत्थर लगभग अलग अलग स्थानों पर ले जाए गए, अलग अलग जगहों पे। और कुछ पत्थर जो है दोस्तों कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, और कुछ पत्थर दोस्तों उस टाइम पे लंदन भी ले जाए गए। तो इससे पता चलता है कि दोस्तों कि अमरावती की जो भी मतलब कलाकृति या पत्थर थे, वो कितनी अलग अलग जगह पे उस टाइम पे पहुंचाए गए। इसके अलावा दोस्तों कई मूर्तियों को अंग्रेजी अफसरों ने अपने बागों में लगवाया।
और हर एक नया अधिकारी अमरावती से मूर्ति उठा ले जाता था और कहता था कि हम से पहले भी अधिकारी इन मूर्तियों को लेकर गए थे। यानी कि दोस्तों जो अमरावती का नष्ट होने का मेन कारण था वो ये था कि उस टाइम पे ऐसा हुआ, इन लोगों ने क्या करा, हर कोई जो वहां अफसर आता अमरावती में, तो वो यही कहता कि इससे पहले भी हमारे अफसर अधिकारी जो है यहाँ से पत्थर ले गए थे, और ऐसा कहकर अपना भी वो अमरावती से पत्थर ले जाया करता। ठीक है। तो जो भी मतलब मेन मेन कलाकृति की चीजें अमरावती में बची थी, जो कुछ भी वहां बचा था, ऐसे ही हर अधिकारी आया और वहां की जो कलाकृति थी और जो वहां के पत्थर थे उन्हें अपने साथ ले गया, जिस कारण से अंत में अमरावती में कुछ नहीं बचा और वो एक खंडर टाइप में तब्दील हो गया। ठीक है। वह दोस्तों हमारा टॉपिक एक अलग सोच का व्यक्ति एच एच कॉल। ठीक है। अब देखिए दोस्तों बाद में क्या हुआ, पुरातत्ववेत्ता एच एच कॉल उन मुट्ठी भर लोगों में से थे जो अलग सोचते थे। यानी कि दोस्तों इनकी सोच जो है एच एच कॉल की, वो कुछ अलग थी, अन्य पुरातत्वविदों की तुलना में ये कुछ अलग सोचते थे। इन्होंने लिखा है कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों को लूट लूट होना देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वो मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर कृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। यानी कि दोस्तों इनका मानना था एच एच कोल का कि जो मूर्तियां हैं उनकी दोस्तों प्लास्टिक की कृतियां जो है हमें अपने जो संग्रहालय हैं वहां रखनी चाहिए, और जो असली कृतियां हैं उन्हें खोज की ही जगह पे रख देना चाहिए। इनका मानना बहुत सही था दोस्तों, क्योंकि जो असली कलाकृतियां थी उन्हें हमें उसी स्थान पर रहने देना चाहिए था, और उसके बदले में प्लास्टिक की कृतियों से उन उनसे उनसे दोस्तों अध्ययन करना चाहिए। ऐसा इनका कहना था एच एच कॉल का। लेकिन दुर्भाग्य से दोस्तों कॉल अधिकारियों के अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को साची के लिए मान लिया गया। लेकिन उन्होंने क्या कहा, एच एच कोल का कहना था कि हमें यहाँ से जो प्राचीन चीजें हैं, प्राचीन पत्थर हैं या प्राचीन कलाकृतियां हैं, इन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि इनका अध्ययन जो है दोस्त हमें इसी स्थान पर करना चाहिए जहाँ ये हमें मिली हैं। इससे इनका मानना था कि इससे यहाँ की जो सारी कलाकृतियां हैं या फिर पत्थर हैं, ये वो यहीं रहेंगे और हम अध्ययन भी कर पाएंगे और ये चीजें यहीं सेफ भी रहेंगी। लेकिन एच एच कोल क्योंकि दोस्तों बाद में आए, इसलिए ये परिवर्तन हो नहीं पाया। लेकिन सांची के टाइम पे ये बात मान ली गई, और जहां सांची के स्तूप में ही वहीं उन चीजों का अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, अमरावती के टाइम पे जो भी कलाकृतियां थी अमरावती की, उन्हें ये अपने साथ ही ले जाया लेकर गए, जिस कारण से दोस्तों अमरावती जो है पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। लेकिन एच एच कॉल की जो नीति है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें उसी स्थान पर अध्ययन करना चाहिए जहां से हमें वो वस्तुएं मिली थी, तो वो नीति जो है दोस्तों ये इन्होंने सांची के स्तूप के लिए अपनाई, जिस कारण से सांची का स्तूप आज भी अस्तित्व में है। ठीक है। अब है दोस्तों हमारा टॉपिक पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदू धर्म के उदय के बारे में। तो दोस्तों हिंदू धर्म जो है दोस्तों प्राचीनतम धर्मों में से एक है, ये तो हम सब लोग ही जानते हैं। और इसमें जो है दोस्तों पौराणिक हिंदू धर्म में दो जो है परंपराएं उस टाइम पे शामिल थी, एक वैष्णव और एक शैव। वैष्णव दोस्तों वो लोग जो कि विष्णु भगवान को मानते थे, और शैव जो कि शिव जी को मानते हैं। ठीक है। वैष्णववाद में जो है दोस्तों कई अवतारों को महत्व दिया गया है विष्णु के, और ऐसा माना जाता है कि जब संसार में पाप बढ़ जाता है तो भगवान अलग अलग अवतारों में रक्षा करने आते हैं। यानी कि दोस्तों ये तो हमारी प्राचीन धारणा है कि हर कोई कहता है, हमारे घर में बुजुर्ग लोग या समाज में हर कोई व्यक्ति कहता है कि जब संसार में पाप बढ़ जाता है तो भगवान अलग अलग अवतारों में रक्षा करने के लिए आते हैं। ठीक है। तो इस परंपरा में दोस्तों 10 अवतारों की कल्पना की गई थी विष्णु के वैष्णववाद में, और इस टाइम पे दोस्तों मूर्ति पूजा की जाती थी। और शिव भगवान जो है दोस्तों उन्हें उनके प्रतीक लिंग से दर्शाया गया था। ठीक है। उनके प्रतीक लिंग से उन्हें दर्शाया गया था शिव को। ठीक है। तो उस टाइम पे दोस्तों पौराणिक हिंदू धर्म के टाइम पे दो ही परंपराएं मौजूद थी, एक वैष्णववाद और एक शैववाद। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मंदिरों का निर्माण। जानते हैं मंदिरों के निर्माण के बारे में। दोस्तों प्रारंभ में जो मंदिर होते थे ये एक चौकोर कमरे की तरह होते थे, जिसे गर्भगृह कहा जाता था। यानी कि दोस्तों ये मंदिर बेसिकली ऐसे होते थे डिब्बे जैसे,
चौकोर होते थे और उस टाइम पे इन्हें क्या कहा जाता था, गर्भगृह कहा जाता था। इनमें दोस्तों एक दरवाजा होता था और इस जिसमें पूजा करने के लिए अंदर जा सकते थे जिससे, और मूर्ति की उस टाइम पे प्राचीन टाइम पे पूजा की जाती थी, जो कि अब भी की जाती है। फिर बाद के समय में क्या हुआ, इस गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाने लगा। लेकिन बाद में क्या करा इन्होंने, इसके ऊपर एक ढांचा बनाना शुरू कर दिया इस गर्भगृह के ऊपर, जिसे ये लोग क्या कहने लगे, शिखर कहने लगे। और मंदिर की जो मंदिर पर जो है दोस्तों चित्र उत्कीर्ण किए जाने लगे। मंदिर के ऊपर चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। यहाँ पर कोई टाइपिंग की मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, तो यहाँ पर को लिखा था मैंने कि मंदिर के चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। माने मंदिर में दोस्तों उस टाइम पे क्या होता था, चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे प्राचीन टाइम पे, जो कि आज तक का हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे दीवारों पर मंदिरों को बनाए जाने वाले तरीके विकसित हो गए। लेकिन बाद में इन्होंने अपने तरीकों को बदला मंदिरों को बनाने में, और अब मंदिरों में क्या करा, अब मंदिरों में विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें बनाई जाने लगी। और प्रारंभ में कुछ मंदिरों को पहाड़ों को काटकर गुफाओं की तरह बनाया गया था। यानी कि दोस्तों बाद में जो है इन चीजों में बदलाव आया, मंदिर के ढांचे में इसके शिखर को बदला गया और ऊंचाई दीवारों की ऊंचाई बढ़ा दी गई और कुछ सभा स्थल बनाए गए, और कुछ मंदिरों को दोस्तों गुफाओं को काट कर भी बनाया गया। तो इस तरीके से दोस्तों प्राचीन टाइम में मंदिरों के निर्माण में अलग अलग तरीके जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट करे, अलग अलग परिवर्तन हुए समय समय पर। तो इस टाइप से उस टाइम पे परिवर्तन हुए। तो यही था दोस्तों हमारा टॉपिक, मंदिरों का निर्माण। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और हमारे चैप्टर में दोस्तों इतना ही था। ये चैप्टर यहाँ पर ही आपका कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों इस चैप्टर के बारे में यही कहना चाहूंगा कि ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग था। अब मैं आपके लिए इसके बाद चैप्टर 5 आपका लेकर आऊंगा, जिसमें हम यात्रियों के नजरियों के बारे में पढ़ेंगे। और ये वाला चैप्टर भी इंटरेस्टिंग था जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, जम के पढ़ाई करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ज़्यादा टाइम पढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिक्स टाइम पढ़ाई करिएगा, और लेकिन बेहतर तरीके से पढ़ाई करिएगा। मैं मिलूंगा दोस्तों अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और गुड बाय।